नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। देहरादून में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई। सीएम धामी के आवास पर यह मुलाकात हुई। सीएम योगी 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। आज ही सीएम योगी देहरादून पहुंचे हैं। कल मुख्यमंत्री नरेंद्र नगर में बीजेपी मध्य क्षेत्र की बैठक में शामिल होंगे। दोनों ही मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अगुवाई करेंगे, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कल शाम केदारनाथ जाएंगे और 8 अक्टूबर को यानी कि रविवार को बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। तो उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज सीएम धामी के आवास पर मुलाकात हुई दोनों मुख्यमंत्रियों की और काफी देर तक ये मीटिंग हुई। आज का डिनर भी सीएम धामी के आवास पर ही था सीएम योगी आदित्यनाथ का, और उसके बाद वो बीजापुर गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए, जहां पर रात्रि विश्राम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कल बीजेपी मध्य क्षेत्र की मीटिंग होनी है, जिसमें दोनों मुख्यमंत्री होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे और उसके बाद केदारनाथ धाम के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। केदारनाथ धाम में ही कल रात्रि विश्राम होगा और उसके बाद अगले दिन बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना दर्शन के बाद यूपी लौट आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी बद्री केदार धाम के भी दर्शन करेंगे। 8 अक्टूबर यानी कि रविवार को सुबह 9:25 पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले प्रशासन और बीकेटीसी ने तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम बद्रीनाथ धाम में किए गए हैं। सब परिसर के आसपास की सभी दुकानें उस वक्त बंद रहेंगी ताकि योगी आदित्यनाथ के दौरे के मद्देनजर किसी तरह की कोई समस्या न हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीएम शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार सुबह 11 बजे नरेंद्र नगर पहुंचेंगे। वहीं उत्तराखंड की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में तकरीबन 18 बिंदुओं पर बातचीत होगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद में सभी राज्यों के लिए एक इंटर राज्यों के आपस के मुद्दे भी होते हैं और अपने अपने राज्यों के भी होते हैं, तो उन सभी पर चर्चा होगी। पिछले साल के गत जो एजेंडे हैं उन पर कितनी प्रोग्रेस हुई है उस पर भी चर्चा होगी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक कल होने जा रही है। मध्य क्षेत्र की बैठक कल नरेंद्र में होनी है और अपने यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उसमें उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनके मार्गदर्शन में बैठक होनी है और 4 राज्य इसमें सम्मिलित रहते हैं। हमारा उत्तराखंड मेजबान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें अनुरोध किया गया है। देहरादून से खबर, धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सिडकुल में 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। एक अधिकारी को पद से ही हटा दिया गया। इन सभी पर करप्शन का आरोप था और सब्सिडी के मामले में उद्योगपतियों से गलत व्यवहार के आरोप लगे थे, जिसके बाद लेखाकार परविंदर सिंह को सस्पेंड किया गया। साथ ही जनसंपर्क अधिकारी कमल किशोर कफल्टिया को भी निलंबित किया गया है। इनके अलावा फाइनेंस कंट्रोलर मनीष कुमार उप्रेती को भी हटा दिया गया। उप्रेती के खिलाफ एक्शन के लिए पत्र भेजा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार के कनखल स्थित जगतपुर आश्रम में स्वामी राज राजेश्वराश्रम में मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया। सीएम धामी बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा के समापन समारोह में भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि लैंड जिहाद पर हमारी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 500 से ज्यादा अवैध मजारों को हटाया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में लोगों को डराकर या फिर लालच देकर धर्मांतरण का खेल भी चल रहा था, लेकिन सख्त कानून हम लेकर आए। भूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए भाइयों बहनों हमने यहाँ पर जो लैंड जिहाद चल रहा था उस लैंड जिहाद को रोकने का भी काम किया है। और 500 से भी अधिक ऐसी मजारें जिनका नीचे कोई अवशेष नहीं मिला,
कोई अवशेष नहीं मिला, लेकिन मजारें खड़ी कर दी गई थी। अनेकों ऐसे लोगों को, सीधे साधे भोले भाले लोगों को लगातार उनका मतांतरण करवाया जा रहा था। भाइयों बहनों, इस मतांतरण को रोकने के लिए भी हमने पूरे देश का सबसे सख्त कानून बनाया है और 10 साल तक की सजा का इसमें हमने प्रावधान किया है, बिना जिलाधिकारी के अनुमति के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 अक्टूबर के बीच कुमाऊं दौरे पर होंगे। पीएम पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत जा सकते हैं। साथ ही उनका पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस दौरे से पहले बड़ा बयान दिया। तैयारियों के सिलसिले में हल्द्वानी पहुंचे थे गणेश जोशी। वहीं पर उन्होंने कहा कि पीएम कुमाऊं को कोई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं और ये तोहफा टनकपुर बागेश्वर जैसी बहुप्रतीक्षित रेल लाइन भी हो सकता है। लंबे समय से टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की मांग हो रही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर देके जाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे तो इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ बड़ा ही देकर जाएंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। शीघ्र ही जो बागेश्वर ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, कर्णप्रयाग तक ट्रेन वहां लगभग पहुंचने वाली है, टनल बन गई है। इसी का सिर्फ बागेश्वर भी ट्रेन पहुंचेगी और क्षेत्र का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर पिथौरागढ़ शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जिस रूट पर पीएम का काफिला गुजरेगा वहां पहाड़ की संस्कृति हर तरफ नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पिथौरागढ़ पूरी तरह से तैयार है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से स्पोर्ट्स स्टेडियम तक पीएम का 6.5 किलोमीटर का काफिला गुजरना है। इस रूट को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि जैसे पूरे पहाड़ की संस्कृति यहाँ की दीवारों पर उतर आई। हिल यात्रा के मुख्य पात्र लखिया भूत हो या एप्पल कला से रंगी दीवारें या फिर पिछोड़ा पहने पहाड़ी महिला का चित्र, हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लखिया भूत हमने यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट डाला है, वहाँ पे एपन कला का डाला है और जगह जगह पे नारायण आश्रम, कैलाश आश्रम और कैलाश पर्वत, ओम पर्वत वगैरह हमने यहाँ पे पूरा कल्चरल हमने अपना पूरा एरिया यहाँ पे दिखाया हुआ है। पीएम के रूट को जहाँ स्थानीय संस्कृति से सराबोर किया गया है तो वहीं आदि कैलाश, ओम पर्वत, पंचाचूली और नारायण आश्रम की आकृतियां भी इस रूट पर बनाई गई। यही नहीं, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े स्लोगन भी दीवारों पर 4 चांद लगा रहे हैं। जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन से भी दीवारें पटी हुई हैं। पहाड़ी संस्कृति से पीएम नरेंद्र मोदी को 100% रूबरू कराने के लिए छलिया नृत्य और दमाऊ को भी चित्रों में उकेरा गया है। हम लोग नैनी शनी हाई पट्टी से लेके स्टेडियम तक की जितनी भी दीवारें हैं सब में उत्तराखंड संस्कृति से संबंधित चित्र बना रहे हैं और स्लोगन लिख रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री देखें और पिथौरागढ़ के लिए कुछ सोचें। और हम लोग काफी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के इस आगमन से। पीएम नरेंद्र मोदी के रूट को दुल्हन की तरह सजाने के लिए प्रदेश भर से कलाकारों को बुलाया गया। इन कलाकारों की मेहनत का ही नतीजा है कि जिन दीवारों को कोई देखना भी पसंद नहीं करता था, वहां से अब लोगों की नजरें हट नहीं रही हैं। उम्मीद है कि जब पीएम मोदी इन कलाकारों की मेहनत को अपनी आंखों से देखेंगे तो वो भी तारीफ जरूर करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कमिश्नर को लेटर भेजकर बाकी अधिकारियों को चेतावनी जारी करनी पड़ रही है। वहीं जनता डीआईजी और कमिश्नर पर ही सवाल खड़े कर रही है। इसी साल फरवरी में पौड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया था कि गढ़वाल मंडल के सभी अधिकारी अपने हेडक्वार्टर में बैठें। लेकिन करीब 8 महीने बाद कमिश्नर विनय शंकर पांडे की तरफ से एडिशनल कमिश्नर का ये लेटर बताने के लिए काफी है कि हालात बदले नहीं। मंडल लेवल के सभी अधिकारियों को भेजे गए आदेश में साफ लिखा है कि कई अधिकारी पौड़ी के बजाय देहरादून या दूसरी जगहों से काम कर रहे हैं। ऐसा करने से पहले न कोई एप्लीकेशन देता है, न टॉप अधिकारी से परमिशन ली जाती है, जिससे काम लेट होते हैं, विकास का काम रुकता है और जनता की शिकायत बनी रहती है। अधिकारी कितने अराजक हो चुके हैं, ये बात इस लेटर से साफ है। इस हाल पर अब जरा पौड़ी वालों की पीड़ा भी सुन लीजिए।
लेकिन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद आला अधिकारी जो हैं मुख्यालय के, वो यहाँ बैठ नहीं रहे हैं, सारे कैंप कार्यालय देहरादून में चल रहे हैं। तो इससे जनता परेशान है और सरकार का मैं ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूँगा और ये जरूर गुजारिश सरकार से करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द मंडलीय अधिकारियों को कम से कम मुख्यालय में बैठाने का काम करें। ऐसी स्थिति में पुलिस महानिरीक्षक का ये बताना, ये बहाना बनाना कि मैं इसलिए देहरादून में रहता हूँ कि हरिद्वार में क्राइम ज़्यादा होता है, देहरादून में क्राइम ज़्यादा होता है, ये गले नहीं उतरती है। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि अब ये बिल्कुल भी कहना मानने की स्थिति में अधिकारी लोग नहीं है। जनता का सवाल और शिकायत उस सिस्टम से है जिसके बड़े अधिकारी खुद बेबस हैं, लाचार बने हुए हैं और बाकी अधिकारी आदेशों को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी आखिर कैसे गुलजार होगा? विपक्ष इसे मंडल के अधिकारियों की कमजोरी बताता है और गढ़वाल कमिश्नर दावा करते हैं कि हालात ठीक होंगे, जो खुद गुरुवार को पौड़ी ऑफिस पहुंचे थे। मैं देहरादून कार्यालय में तो नियमित रूप से बैठता हूं, लेकिन महीने में कम से कम 3 बार मैं यहाँ पर भी 2-2, 3-3 दिन करके यहाँ रहूं। इसके अतिरिक्त चूंकि मंडल काफी बड़ा है तो कहीं न कहीं मेरा आना जाना हो ही जाता है, लेकिन ये मुख्यालय है, यहाँ पर भी उपस्थिति हर हालत में सुनिश्चित की जाएगी। पौड़ी में मंडल लेवल के दफ्तर में कुर्सी भले ही खाली पड़ी हो, काम देहरादून से होगा, वो भी पूरी मनमानी के साथ। इस भद्दे मजाक की पोल गढ़वाल कमिश्नर की चिट्ठी ने खोल दी है, पर बात तो तब बनेगी जब सब पता होने के बाद अराजक अधिकारियों पर कोई एक्शन हो। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। इस बार की चारधाम यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा यात्री इस साल पहुंचे हैं। बीते साल सबसे ज्यादा 46,27,000 श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए थे, लेकिन इस बार अभी तक 46,48,000 चारधाम यात्रियों की संख्या पहुंच चुकी है। अभी यात्रा बाकी ही है, यानी कि आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। केदारनाथ में अभी तक सबसे ज्यादा 15,31,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए, जबकि बद्रीनाथ धाम में अब तक 14,57,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। रामनगर में फाटो टूरिज्म जोन में पर्यटकों से मिले बेहतर रिस्पांस से तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन उत्साहित है। अब यहां इसके बगल में ही एक और नया टूरिज्म जोन विकसित किए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। डीएफओ की माने तो जल्द ही एक नया टूरिज्म जोन अस्तित्व में होगा, जिसमें एक वक्त में 20 से 30 जिप्सियों को संचालित किया जा सकेगा और इसका प्रस्ताव बनाकर उच्च स्तर को भेजा गया है। सिटी फाटो की हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ हमने नए अंदर टूरिस्ट ट्रैक भी खोले हैं, कुछ अंदर नए रास्ते बनाए गए हैं। उसके आधार पर उनकी जो टोटल अभी हमारे पास 50 गाड़ियां चलती हैं और उसकी कैपेसिटी देखने के बाद में कुछ अगर और गुंजाइश हो सकती है तो उसके हिसाब से 20 या 30 गाड़ियों को मुझे शुरुआत में हम लोग कर सकते हैं वहां से। ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्र में किसानों ने पारंपरिक खेती से मुंह मोड़कर अब फूलों का व्यापार शुरू कर दिया, जिसकी डिमांड पर्यटन और धार्मिक महत्व में बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि ऋषिकेश के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में गुलाब के साथ ही दूसरे फूलों की खेती हो रही है। फूलों की खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। जंगली जानवर फूलों की खेती को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जबकि पारंपरिक खेती को जानवर भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सुंदर ये खेती है, लगभग 3-3.5 बीघा में ये खेती है और ये पहले इसको दिल्ली भेजा करते थे। अब ये बहुत ज़्यादा खर्चे के कारण लोकल डीलर ऋषिकेश में ये भेजते हैं। तो एक अच्छी खेती है और हमारा सरकार से भी ये आग्रह है, ये निवेदन, ये मांग है कि ऐसे व्यवसायियों को, ऐसे कृषकों को, ऐसे मेहनतकश लोगों को वो सरकार की तरफ से भी संसाधन मुहैया करें। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।